हेलो बच्चों। आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। हम लोग को बेसिकली यह सीखना है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड का या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जिसमें कोई कंजुगेटेड सिस्टम हो, उस कंजुगेटेड सिस्टम का लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी, तभी जाकर के हम वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई कर पाएंगे। और इस तरह से हम थ्योरेटिकली कोई भी मॉलिक्यूल कितने फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा, कितने वेव नंबर पे या कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा, इस बात को हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इस क्रम में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर डायन की बात करी थी। होमो एनुलर डायन हमने उस डायन को कहा था जिसमें एक ही रिंग के अंदर दो पाई बॉन्ड हों, दोनों कंजुगेशन में हों और दोनों किसी एक रिंग के अंदर हों। जब एक रिंग के अंदर दो पाई बॉन्ड हों, कंजुगेशन में हों, तो आप पाओगे कि दोनों बॉन्ड एक ही दिशा में झुकते हुए नजर आते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड है, उसके एक ही साइड में दोनों पाई बॉन्ड झुकते हैं। ठीक वैसा ही जैसे सिस कंपाउंड में या सिस मॉलिक्यूल्स में कोई दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं। क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड एक साइड में देखते हैं, इसलिए इस तरह के डायइंस को हम सिसॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिसॉइड कहते हैं। या सिसॉइड को के आगे कई बार हम एस सिसॉइड भी कहते हैं, जहाँ पे एस सिसॉइड का मतलब है सॉलिड से डिनोट करता है कि हम सॉलिड फेज में यदि हम बात करें, यहाँ पे जो सॉलिड फेज में यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी, जो सॉलिड फेज में अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो वह सिस फॉर्म में ही रहेगा। ठीक वैसे ही रिजिड रिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो सिस ओरिएंटेशन है पाई बॉन्ड की फिक्स रहती है, इसलिए इसको सिसॉइड कहते हैं। और यदि हम बात करें हेट्रो एनुलर की, तो हेट्रो एनुलर में क्या होता था कि जो दो पाई बॉन्ड थे कंजुगेशन में, उसमें से एक पाई बॉन्ड किसी दूसरे रिंग का हिस्सा था और दूसरा पाई बॉन्ड किसी दूसरे रिंग का। मतलब दो रिंग थी, दोनों रिंग एक दूसरे से जुड़ी थी और उन दोनों रिंग में जुड़ी थी या नहीं जुड़ी थी, जैसे भी थी, लेकिन कुल मिला के अगर पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से अरेंज अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है कि एक पाई बॉन्ड किसी एक रिंग का हिस्सा है और दूसरा पाई बॉन्ड किसी दूसरे रिंग का हिस्सा है, तो उसको हम लोगों ने हेट्रो एनुलर कहा था। ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। उसी क्रम में आज एक नया टर्म सीखेंगे। यहाँ से एक्सोसाइक्लिक एंड इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट आज हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? एक्सोसाइक्लिक एंड इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। एक्सोसाइक्लिक और इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब इस एक्सोसाइक्लिक इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में हम चीज़ों को समझेंगे कि कौन से बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक कहेंगे, अब किसको हम क्या क्या बोलेंगे? इंडोसाइक्लिक। तो अगर कोई रिंग है, कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल है और उस साइक्लिक मॉलिक्यूल में कोई पाई बॉन्ड है, अगर पाई बॉन्ड में जिन दो कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है, पाई बॉन्ड बनने के लिए दो कार्बन चाहिए, अगर दोनों के दोनों कार्बन जिससे कि पाई बॉन्ड बना है दोनों एक ही रिंग के हिस्से हों, एक ही रिंग के अंदर आते हों, तो इस तरह के पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं इंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक रिंग है, उसके रिंग के एक कार्बन से पाई बॉन्ड बना है, लेकिन जो दूसरा कार्बन है या दूसरा छोर है पाई बॉन्ड का, वह उस रिंग का हिस्सा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर रिंग के लिए हम बोलेंगे कि वह उसका एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है। ठीक है। तो ये बात हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, तो चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है। लिखा अ डबल बॉन्ड इज सेड टू बी इंडोसाइक्लिक इफ इट इज लाइज विथ इन अ पर्टिकुलर रिंग। एक बॉन्ड को हम इंडोसाइक्लिक तब कहेंगे जब वह किसी एक ही रिंग के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है। एंड एक्सोसाइक्लिक इफ इट इज लाइज आउटसाइड अ पर्टिकुलर रिंग। और एक्सोसाइक्लिक तब कहेंगे जब वह किसी पर्टिकुलर रिंग के कहाँ पाया जाए? बाहर पाया जाए। जैसे यहाँ हमने एक मॉलिक्यूल बना रखा है, अगर हम इस मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ है और दूसरा पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पे है। दो पाई बॉन्ड हमारे पास
अगर हम इस पहले पाई बॉन्ड को देखें, यानी पहले रिंग के टॉपिक से बात करें, तो इस पाई बॉन्ड में 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? अब ध्यान से देखो, यहाँ से इस वाले में एक कार्बन ये इन्वॉल्व है इस पाई बॉन्ड में, और दूसरा कार्बन कौन है? एक ये है और दूसरा ये है। दूसरा कौन सा है? ये वाला कार्बन इन्वॉल्व है। तो ये दोनों कार्बन जो है इस पहले रिंग के ही हिस्से हैं। जिन 2 कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बना है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों क्या है? इसी रिंग के हिस्से हैं। इसमें से इस पाई बॉन्ड के लिए जो 2 कार्बन चाहिए, वो दोनों कार्बन इसी रिंग का हिस्सा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे इंडोसाइक्लिक बॉन्ड 1 है। इंडोसाइक्लिक बॉन्ड कितना है? 1 है। लेकिन अगर हम एक्सोसाइक्लिक की बात करें, तो इस रिंग से लग करके बाहर की तरफ जाता हुआ कोई बॉन्ड हमको दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही इसी मॉलिक्यूल का जो दूसरी रिंग है, इसको भी देखें, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। इन दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बना है, और ये जो कार्बन है ना, ये भी क्या है? एक ही रिंग का हिस्सा है, यानी एक ही रिंग के अंदर दोनों ये कार्बन इन्वॉल्व है। ये भी क्या होगा? इंडोसाइक्लिक। इस वाले में भी इंडोसाइक्लिक 1 है और एक्सोसाइक्लिक क्या है? 0 है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो पाई बॉन्ड बना है, अगर वह एक ही रिंग के अंदर है, उस पाई बॉन्ड का कोई भी हिस्सा रिंग से बाहर नहीं गया है, या जिन जिन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनना, वो दोनों कार्बन सेम रिंग के हिस्से हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को हम इंडोसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे जो 2 बॉन्ड थे, वो दोनों क्या थे? यहाँ पे इंडोसाइक्लिक ही थे। ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में आ जाते हैं। दूसरे वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ये भी एक मॉलिक्यूल है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो 2 कार्बन हैं, ये दोनों क्या है? सेम रिंग के हिस्से हैं। तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये कहलाएगा इंडोसाइक्लिक। क्या कहलाएगा? इंडोसाइक्लिक। इंडोसाइक्लिक बॉन्ड कितने हैं? 1 बॉन्ड यहाँ पे इंडोसाइक्लिक है। लेकिन अगर हम यहीं पे दूसरे पाई बॉन्ड को देखें, इस वाले पाई बॉन्ड को देखें यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन क्या है? ये रिंग का हिस्सा है, और यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है वो रिंग का हिस्सा नहीं है। यानी यहाँ पे जो दूसरा पाई बॉन्ड है, एक छोर तो रिंग से जुड़ा है, लेकिन दूसरा छोर रिंग से नहीं जुड़ा है। तो दूसरा छोर रिंग से नहीं जुड़े होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसको हम बोलेंगे इस रिंग का या एक्सोसाइक्लिक है। बॉन्ड यहाँ पाई, ये रिंग से जुड़ा पाई बॉन्ड तो है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? रिंग से बाहर एग्जिट होता नजर आ रहा, बाहर क्यों जा रहा दिख रहा है हमको। ये क्या कहलाएगा? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एक तो इंडोसाइक्लिक था, और दूसरा एक क्या है? एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है। ठीक है। एक्सोसाइक्लिक क्या है कि एक कार्बन तो रिंग का हिस्सा है, लेकिन दूसरा कार्बन इस रिंग का हिस्सा नहीं है। वो किसी दूसरे रिंग का हिस्सा हो सकता है या ओपन चेन हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते बस इतनी बात होनी चाहिए कि एक कार्बन एक रिंग का हिस्सा है और दूसरा कार्बन उस रिंग का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह के केस में हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड कैसा है? एक पाई बॉन्ड आपका ये इंडोसाइक्लिक है। यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड है हमारा, एक पाई बॉन्ड क्या है? ये इंडोसाइक्लिक है, और ये दूसरा वाला क्या है? एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है। अब जब भी हम इंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक देखते हैं, तो अगर हमारे मॉलिक्यूल में एक से अधिक रिंग हों और सभी रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों, तो इस तरह के केस में हम प्रत्येक रिंग के लिए बारी बारी से देखते हैं। यानी हर रिंग में हम चेक करेंगे कि उसमें इंडो कितने हैं और एक्सो कितने हैं। हो सकता है कि एक रिंग का इंडो किसी दूसरे रिंग के लिए एक्सो भी हो सकता है। ठीक है। तो आगे कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं, ये बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे हम रिंग नंबर 1 में, हम पहली रिंग की बात करें, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अब बताओ, इस पाई बॉन्ड के जो दोनों कार्बन हैं, वो दोनों इसी रिंग के हिस्से हैं, तो क्या हो जाएगा? इंडोसाइक्लिक हो जाएगा। अभी हम इसी पहले रिंग के सापेक्ष ही बात कर रहे हैं, इसी रिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस रिंग के सापेक्ष ही हम बात अभी कर रहे हैं। अगर इस वाले पाई बॉन्ड को देखें, इस वाला, तो इस पहली वाले रिंग के सापेक्ष एक कार्बन पहली रिंग से है और दूसरा कार्बन पहली रिंग से क्या है? दूर है। तो इस कार्बन के लिए ये वाला तो इंडोसाइक्लिक है, लेकिन दूसरा वाला क्या है? इसका एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लिया? यहाँ पे हमने नोट कर लिया, यहाँ से इसको मैं से हटा देते हैं।
सही रहेगा। ये है, तो इस वाले रिंग पे देखिए, हम पहली वाले रिंग पे देखिए, फर्स्ट वाले रिंग पे हम बात करें यहाँ पे, यदि हम फर्स्ट वाले रिंग की यहाँ पे बात करें, फर्स्ट वाले रिंग की यदि हम बात करें, तो फर्स्ट वाले रिंग में यह एक इंडोसाइक्लिक है और ये दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक होंगे। तो हम कहते हैं इस रिंग में इंडो एक है और एक्सो भी क्या है, एक है। ये किसके लिए था, फर्स्ट रिंग के लिए था, पहले रिंग के सापेक्ष हमने देखा है। अब हम दूसरे रिंग पे भी यही सेम बातें हम चेक करने वाले हैं, सेकेंड रिंग पे भी, तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस वाले दूसरे वाले रिंग की बात करें, तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड है, ये रिंग के दोनों कार्बन के अंदर है, तो इसके लिए क्या हुआ, ये इंडो हुआ। इस रिंग में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 कार्बन में से कोई भी पाई बॉन्ड बाहर की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो यहाँ पे इंडो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 इंडो हैं और 1 एक्सो है। ठीक है, ऐसे हम लास्ट वाला देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस पेज पे जो लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर भी आप गौर करो, चीज़ें थोड़ी सी और आपकी क्लियर हो सकती हैं। यहाँ पे क्या है, इस जगह यदि आप ध्यान से देखोगे इस वाले पे, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, हम सबसे पहले पहली रिंग की बात करते हैं। तो इस यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है यहाँ पे, एक बॉन्ड आपके सामने कौन सा है, एक बॉन्ड आपके सामने ये है और दूसरा बॉन्ड आपके सामने यहाँ है। ये भी रिंग के अंदर है, ये भी रिंग के अंदर है। तो इंडो कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए। अब इस रिंग से बाहर जाता हुआ बॉन्ड देखने की बात करो, तो ये वाला बॉन्ड क्या है, एक जगह रिंग से जुड़ा है, बाकी रिंग से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। तो इस रिंग के लिए एक एक्सो भी हो गया। क्लियर। अब हमने केवल क्या एक रिंग की बात की है, हमने यहाँ नोट कर लिया है कि पहली वाले रिंग में 2 इंडो हैं और एक क्या है, एक्सो है। अब ऐसे ही हम फर्दर आगे भी चेक करते हैं अन्य रिंग्स के लिए। जितने रिंग हैं प्रत्येक रिंग पे हमको चेक करना है, जितनी भी रिंग हैं प्रत्येक रिंग पे जाके हमें चेक करना है कि उस रिंग के सापेक्ष कितने एक्सो हैं और कितने इंडो हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे रिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 1 और 2, ये जो दोनों पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये है और दूसरा पाई बॉन्ड ये है, ये दोनों इसके लिए क्या होंगे, इंडो होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस पाई बॉन्ड की बात करें तो ये इस रिंग से जुड़ के बाहर जाता हुआ दिख रहा है। यानी इसका ये पहला कार्बन रिंग का हिस्सा है ये, लेकिन दूसरा कार्बन इसके रिंग का हिस्सा नहीं है। तो इस रिंग के सापेक्ष ये एक्सो हुआ। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी ये एक्सो हो गया। इसको फिर से हम बात अलग से समझाते हैं आपको। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके मैं ढक दे रहा हूँ ताकि आपको समझो। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, दोनों कार्बन इसी रिंग के हिस्से हैं यहाँ पे, है कि नहीं। ये क्या हो गया, इंडो हो गया, ये भी क्या हो गया, इंडो हो गया। तो इंडो कितने हो गए, इंडो हो गए 2। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि एक पाई बॉन्ड इससे बाहर जाता हुआ दिख रहा है, एक्सो हुआ। एक पाई बॉन्ड इधर बाहर जाता हुआ दिख रहा है, एक्सो। तो एक्सो कितने हुए, 2 एक्सो और 2 इंडो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये वाला दोनों इंडो और इस रिंग के सापेक्ष ये एक्सो और ये एक्सो। यहाँ पे 2 इंडो हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे, 2 एक्सो हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं आगे और समझते हैं फर्दर। इसमें हम आते हैं तीसरी रिंग, थर्ड रिंग पे आ जाते हैं और थर्ड रिंग पे देखते हैं कि ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर है और दूसरा बॉन्ड इधर है। ये दोनों बॉन्ड क्या है, इस रिंग के लिए इंडो है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये रिंग से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका बॉन्ड जो है एक्सो कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस रिंग में 2 पाई बॉन्ड, ये दोनों इंडो हैं। यहाँ से ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडो है यहाँ पे, और ये बाहर गया है क्या है, एक्सो है। तो इस तरह से अब इस पूरे मॉलिक्यूल पे भी हमें देखना है कि कितने एक्सो कितने इंडो हैं। तो सभी रिंग पे जो एक्सो इंडो आए हैं उसको जोड़ लेंगे, उसका सम अप कर लेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें इंडो की, तो 1 2 सॉरी यहाँ पे इसमें है 2 इंडो, फिर यहाँ पे 2 इंडो 4 इंडो और 2 इंडो यहाँ पे ना 6 इंडो बॉन्ड है यहाँ पे। अगर हम एक्सो की बात करें तो यहाँ पे 1 एक्सो, यहाँ पे 2 3 एक्सो और यहाँ पे 1 एक्सो और कितने एक्सो हैं, 4 एक्सो हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है और कितने हैं, 2 2 4 और 2 6 इंडोसाइक्लिक बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे किसी भी रिंग पे आप इजीली एक्सोसाइक्लिक और इंडोसाइक्लिक बॉन्ड देख सकते हो, बशर्ते आपको देखने का तरीका पता होना चाहिए कि हम देखते कैसे हैं इसको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इधर।
ठीक है। अब हमारे पास एक नया टर्म और आता है, रिंग रेजिड्यू। क्या आता है? रिंग रेजिड्यू। ये रिंग रेजिड्यू हम किसे कहते हैं? जो रिंग रेजिड्यू है, रिंग रेजिड्यू का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कई सारे रिंग हैं, या रिंग के अलावा कुछ एल्किल डेरिवेटिव भी लगे हुए हैं। तो अब इस तरह के केस में जो रिंग है उस रिंग में कंजुगेटेड सिस्टम है। हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम से मतलब है। जहाँ तक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन जहाँ तक जा रहा है, सिर्फ वही हमारे मतलब की चीज़ है। तो हम क्या करते हैं कि कंजुगेटेड सिस्टम को कट करके बाहर निकाल लेते हैं। मतलब हम जितने भी बॉन्ड हमें काटने पड़े हम बॉन्ड काट देंगे, केवल हमको कंजुगेटेड सिस्टम चाहिए। इस क्रम में जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें रिंग के जितने बॉन्ड को कट करना पड़े उसी को हम रिंग रेजिड्यू कह देते हैं। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हो तो और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देखें, इस जगह पे, इस वाले केस में भी हम देखें, यहाँ पे पहले तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ से, तो समझो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास एक कंजुगेटेड सिस्टम है। देखो एक पाई बॉन्ड ये है, यहाँ पे दिख रहा, एक पाई बॉन्ड ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो हमारे पास जो हमने ये रंग दिया है, हमारा कंजुगेटेड सिस्टम क्या है, इतने में ही सीमित होकर के रह गया। यहाँ पे जो कर दिया इसको, जिसे हाईलाइट हमने कर दिया है, ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है। अब हमें ये कंजुगेटेड सिस्टम बचाना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारा कंजुगेटेड सिस्टम चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ कट लगाने होंगे। यहाँ पे कट लगा के देखते हैं यहाँ पे कौन सा कट लगा सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं कि एक तो हम इस बाण को काट सकते हैं, इसको एक तो हम इस बाण को काट सकते हैं, दूसरा हम इस बाण को काट सकते हैं, तीसरा हम इस बाण को काट सकते हैं, और चौथा हम इस बाण को काट सकते हैं। अगर इन सभी चारों बाण को हम काट दें तो हमारा कंजुगेटेड सिस्टम क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिंग रेजिड्यू कितना है, यहाँ पे रिंग रेजिड्यू हमारा 4 है। ठीक है, इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं दिमाग पे, बहुत ईजी है। बस एक बार ध्यान से समझ लेना कॉन्सेप्ट, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज को याद कर लेना है। वुडवर्ड-फिशर रूल से आप किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन में कितने वेवलेंथ का आपका फोटॉन यूज होगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे केस में देखते हैं, इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस को हम बड़े सारे हाईलाइट यहाँ हटा देते हैं, यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे भी मैं हाईलाइट करना, पहले आप पाई बॉन्ड देख लो, क्योंकि पाई बॉन्ड ढक जाएगा हाईलाइट करने पे भी। मैं क्या करूँ, हमारे पास पाई बॉन्ड एक ये है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे। चलो इसको दे दिया। अब देखो एक पाई बॉन्ड हमारे पास ये है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। हमारा कंजुगेटेड सिस्टम यही है जो हमने हाईलाइट कर दिया। इतना ही कंजुगेटेड सिस्टम है, और बाकी रिंग का पार्ट जो लगा वो सब रेजिड्यू है। तो रेजिड्यू काट देते हैं, देखते हैं रेजिड्यू कितने करना पड़ता है। यहाँ पे रेजिड्यू काटने के लिए हम आ जाते हैं एक बार फिर से यहाँ पे, और यहाँ क्या करते हैं, एक तो हमने इसको काट दिया, 1 2 3 4 5, कितने कट लगाने पड़े, 5 कट लगाने पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पर रेजिड्यू कितना हो जाएगा, रिंग रेजिड्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, हमने कंजुगेटेड सिस्टम को यहाँ से एलिमिनेट आउट किया, और इसके लिए हमें कितने जगह कट लगाना पड़ा, 5 जगह कट लगाना पड़ा। तो रिंग रेजिड्यू कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अगले वाले में आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। इस वाले में जब आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है। बाकी सिस्टम हमारे लिए रेजिड्यू है, तो रेजिड्यू काट देते हैं, देखते हैं कितना रेजिड्यू को काटना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ एक तो हमने इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको इसको इसको, और ये कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट रेजिड्यू के एक्विवेलेंट वैल्यू भी आती है, तो इस एल्किल वाले को भी काट दिया। ठीक है, एल्किल रिंग रेजिड्यू के इक्विवेलेंट माना गया है। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहो तो कह सकते हो कि एक बात रिंग रेजिड्यू के अलावा एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो यहाँ पे जो रिंग रेजिड्यू कितने कट लगाया आपने, 6 जगह से। हालांकि 6 जगह में 5 आपका रिंग रेजिड्यू है और 1 आपका एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन चूंकि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू की वैल्यू सेम रखनी पड़ती है, तो आप रिंग रेजिड्यू में ही काउंट कर लो, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो गया हो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए।
तो वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रहने तो क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइट वाला हटाते हैं जिससे आपको पाई बॉन्ड की एक्चुअल पोजीशन दिखे। ठीक है, अगले वाले मॉलिक्यूल में आते हैं, इसमें देखते हैं इसमें हमारा पाई सिस्टम कहाँ है। पहले उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं पाई सिस्टम को। तो हमारा एक पाई बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये हमारा पाई सिस्टम है। बाकी कट लगा दो, जितना बचा तो काट फेंक दो, जितने कट लगाओगे वही आपका क्या कहलाएगा, रिंग रेजिड्यू कहलाएगा। तो एक कट आपने यहाँ लगाया, एक 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 यहाँ और एक यहाँ, कितने कट हो गए, 2 2 4 2 6 1 7। तो रेजिड्यू कितने हो गए इसके, 7। अब एक्चुअली देखा जाए तो इसमें से 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, यानी यहाँ पे 5 + 2 है, 5 रिंग रेजिड्यू है और 2 क्या है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाले में आ जाओ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे हमारा पाई सिस्टम आ रहा था, यहाँ से यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड का कंजुगेटेड सिस्टम है। इसको काटने के लिए कितने कट लगाए हैं, 1 2 3 6 कट लगाए हैं। यहाँ पर रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम है, इसके लिए हमने ऑलरेडी कितने कट लगाए हैं, 6। का रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखो ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक इसको काट करने के लिए हमने कितने कट लगाए, 6। तो रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखो ये कंजुगेटेड सिस्टम आ रहा है, बाकी सबको कटना है। तो 2 2 4 2 6 1 7 रेजिड्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पे भी आप इजीली रिंग रेजिड्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं वुडवर्ड-फिशर रूल पे। वुडवर्ड-फिशर रूल क्या कहता है कि पहले कहता है कि आप जो भी मॉलिक्यूल आपके पास है जिसका आप लैम्डा मैक्स निकालने जा रहे हो, आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो कि हमारा मॉलिक्यूल किस टाइप का है, होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर है। होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर के लिए कुछ फिक्स वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को हमें याद कर लेना है। इसके बाद कहता है कि उसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितने हैं, उसको देख लो। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड देख लिया और उस एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की वैल्यू समझ लिया। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि 2 बॉन्ड के अलावा कहीं कोई तीसरा बॉन्ड भी कंजुगेशन में नहीं है। अगर तीसरा बॉन्ड कंजुगेशन में है तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसको बोलोगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, DBE शॉर्ट पे कहते हैं। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितना उसको समझ लेते हैं, रिंग रेजिड्यू कितना उसको समझ लेते हैं, और इसके अलावा कोई आपके क्रोम है तो उसको समझ लेते हैं। और इन सभी की वैल्यूज यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में नोट कर लेना है, आपको याद कर लेना है। उस वैल्यू को पुट कर करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो आज की टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी तक जो हमने जो भी पूछा, जो भी पढ़ा, होमो एनुलर हेट्रो एनुलर, उन सबका सिर्फ एक ही वजह था क्या, कि हमें वुडवर्ड-फिशर रूल के लिए उन चीज़ों को समझना था। तो आपका टॉपिक क्या है, वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स ऑफ सिंपल कंजुगेटेड डाइईन्स। क्या लिखा है, Woodward formulated certain empirical rule। वुडवर्ड ने कुछ क्या किया, कोई निश्चित एम्पिरिकल रूल दिया। एम्पिरिकल रूल ऐसा रूल जो फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया था, इससे पहले कहीं डेराइव नहीं किया गया। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था क्या, फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन फॉर डाइईन्स एंड पॉलीईन्स। डाइईन्स और पॉलीईन्स के केस में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को समझाने के लिए इन्होंने कुछ रूल दिया था। यानी इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे कुछ नियम दिए, जिसको हमने क्या कहा, एम्पिरिकल रूल कहा। ठीक है, एम्पिरिकल रूल ऐसे रूल होते हैं जो फर्स्ट टाइम कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे कोई रूल बना दे, पहले वो रूल कहीं दूसरी जगह डेराइव ना हो तो उसे एम्पिरिकल रूल कह देते हैं। These rules were later modified by Fisher। इस रूल को बाद में फिशर ने मॉडिफाई किया 1959 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पॉइंट। लैम्डा मैक्स की वैल्यू निम्नलिखित पॉइंट पर डिपेंड करती है। क्या है, नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट ऑन डाइईन सिस्टम, कि कितने रिंग रेजिड्यू हैं इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन DBE बियॉन्ड द डाइईन, यानी 2 बॉन्ड के अलावा एक्स्ट्रा कितने बॉन्ड हैं जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं, उसको हम डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कहते हैं। इस पर डिपेंड करता है।
तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप या ऑक्सीक्रोम, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है या एल्कोक्सी हो सकता है, SR हो सकता है, NH2 हो सकता है, OCO3 हो सकता है, OH हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे ग्रुप लगे हैं, तो इन सभी ग्रुप के वजह से भी लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो किससे कितना चेंज होगा उसको समझ लेते हैं, बस रूल ये क्या हो जाएगा, ये रूल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ के देखते हैं इस पर। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने का नियम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं। देखा, पेरेंट हेट्रो एनुलर, जो पेरेंट है, मुख्य मतलब रिंग का टाइप क्या है, होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर, उसको पेरेंट कंसिडर कर रहा है। तो पेरेंट हेट्रो एनुलर या ओपन चेन डाइन है तो आपको 214 ऐड करना है, 214 नैनोमीटर। अगर हेट्रो एनुलर डाइन है या ओपन चेन है तो क्या आप ऐड करोगे, 214 नैनोमीटर। या अगर पेरेंट होमो एनुलर डाइन है तो आप 253 ऐड करोगे। यानी दोनों पाई बॉन्ड सेम रिंग का हिस्सा है आइन का, तो उसको आप क्या मानोगे, होमो एनुलर कहोगे और क्या ऐड करोगे, 253। अगर ये दोनों दिखें तो आप इसको जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दे दोगे। फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड हैं प्रत्येक एक्स्ट्रा बॉन्ड पे 30-30 नैनोमीटर आप ऐड करोगे। फॉर ईच रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट 5 नैनोमीटर आप ऐड करोगे यहाँ। ठीक है, फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नंबर ऐड करोगे आप यहाँ। कुछ ऑक्सीक्रोम है या ग्रुप्स हैं, ये लगेंगे क्या होगा, अगर ये ग्रुप लगेगा तो कुछ भी ऐड नहीं करोगे, 0 ऐड करोगे। अगर OR कहीं एल्कोक्सी ग्रुप ऐड है तो 6 नैनोमीटर ऐड करोगे। SR है तो 30 नैनोमीटर, NR2 है तो 60 नैनोमीटर, Cl है तो 5 नैनोमीटर और Br है तो 5 नैनोमीटर ये ऐड करोगे यहाँ। अब ये बेसिक डाटा आपको याद रहना चाहिए। अगर ये डाटा याद नहीं है तो आप रोबर्ट फिशर रूल से या किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा और इसका कोई विकल्प नहीं है, इतनी डाटा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, सिंपल सा एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, बाकी 2 पाई बॉन्ड हमारे पास है। तो दोनों पाई बॉन्ड हमारा क्या है, एक ही रिंग के अंदर है, तो क्या है, होमो एनुलर है। तो होमो एनुलर लेवल कितनी थी, 253 यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे अगर देखें तो ये CH3 और ये रिंग, इसको कट करें तो हमारा 2 बॉन्ड का जो कंजुगेटेड सिस्टम है अलग हो जाएगा। तो ये रेजिड्यू कितने इसमें 4 है, तो रिंग रेजिड्यू कितने हैं, 2 × 5 और सब्स्टिट्यूएंट 2 × 5, ये 10-10 इसके लिए और जोड़ दी, टोटल कितना हो गया, 273 नैनोमीटर। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशन होगा उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 273 नैनोमीटर होगी। इसमें देख लो, इसमें भी 2 बॉन्ड है कंजुगेशन में, लेकिन दोनों अलग अलग रिंग के हिस्सा है, मतलब ये हेट्रो एनुलर है। तो हेट्रो एनुलर की वैल्यू कितनी थी, 214 थी। रेजिड्यू कितने इसमें 4 है, तो 4 रेजिड्यू की वैल्यू जोड़ दो, 20 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 234 नैनोमीटर। ये कैलकुलेट किया गया है, वास्तव में इसका 236 होता है, जो कि काफ़ी रियलिटी के करीब है। इसका देखें तो ये भी क्या है, दोनों एक रिंग के हिस्से नहीं है, तो हेट्रो का होगा 214 ऐड करेंगे इसके लिए। 2 यहाँ पे रेजिड्यू लगे हैं, रेजिड्यू कितने 10 हो गए, और ये इस रिंग के बाहर है, ये एक्सोसाइक्लिक भी एक है यहाँ, तो एक्सोसाइक्लिक पे 5, कितना हो जाएगा, 229 नैनोमीटर पे। इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और साथ ही कार्बन कंपाउंड की भी बात वहीं पे कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।